हे गाइस व्हाट्स अप। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीकेजी डेक्सस जोन। तो आइए शुरू करते हैं अपनी डीकेजी पीआरटी सीरीज की अगली वीडियो, जो कि डे नंबर 5 है आज हमारा और अकाउंट्स का टर्न है। सो देखते हैं, ये हम कर चुके थे पहले ही, तो इनको मैं स्किप कर देता हूँ क्विकली। एंड यस, डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन एंड अमोर्टाइजेशन, यहाँ से हम बात करेंगे। सो दीज आर द एरियाज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, राइट? These are the areas. So let's discuss one by one. So first one is the depreciation. So depreciation, depletion and amortization, जिनको हम शॉर्ट में DDA भी बोलते हैं, ठीक है? डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये तीनों ही बेसिकली पता है क्या करते हैं? किसी भी चीज की वैल्यू को क्या करते हैं? लो करते हैं। जैसे अप्रिशिएट होता है, अप्रिशिएट मतलब बढ़ाना, डेप्रिशिएट मतलब कम करना, ठीक है? बट डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इनको यूज किया जाता है, ठीक है? सो डेप्रिसिएशन बेसिकली इसलिए होता है, देखो डेप्रिसिएशन जो है कैपिटल असेट्स पे लगता है, असेट्स पे। सो अगर मान लो हमने कोई 5 लाख रुपए की एक बार सोचो जरा, 5 लाख रुपए की कोई असेट्स खरीदी है हमने, ठीक है? और उसकी लाइफ 5 साल है, तो रफली अगर हम देखें तो हर साल अगर हम ये मान ले 1 2 3 4 5, हर साल 1 लाख रुपए की घटेगी वो। तो मैंने 5 लाख रुपए यहाँ पर लगाए हैं और ऑटोमेटिकली काम करते करते मेरी मशीन पूरी घिस जाएगी और यहाँ पर मेरी मशीन की वैल्यू क्या होगी? 0। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं प्रोविजन ना बनाऊं बिजनेस के अंदर, तो मैं यहाँ अचानक से 5 लाख रुपए कैसे लाऊंगा, है ना? तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट का एक पोर्शन जो है डेप्रिसिएशन के नाम पे चार्ज करता रहूंगा, जिससे मेरा प्रॉफिट जो है कम दिखाई, या फिर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाता रहूंगा, ठीक है? तो वो ग्रेजुअल 1 1 लाख रुपए में कम करता रहूंगा प्रॉफिट से, और उनको मैं कहाँ पर रख दिखाता रहूंगा? एक जो है मैं प्रोविजन बना लूंगा कि भैया जिस दिन मेरी मशीन एक खत्म हो जाएगी पूरी, उस दिन मैं नई मशीन ले आऊंगा, अलग से मुझे पैसे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द पर्पज वी चार्ज डेप्रिसिएशन, राइट? और इसके दूसरा फायदा जो है टैक्स में मिलता है हमारा। अगर डेप्रिसिएशन लगता है प्रॉफिट पे तो प्रॉफिट कम हो जाता है, और जो प्रॉफिट कम होगा तो उस पर टैक्स भी लगेगा, ठीक है? तो इसलिए हम इसको लगाते हैं। सो एनीवे, डेप्रिसिएशन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट मैंने एक जनरल डेफिनेशन ली है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। ए सर्टेन अमाउंट इज डिडक्टेड, दैट विल बी डिपेंड, वो सर्टेन अमाउंट डिपेंड करेगी किस तरीके का मेथड यूज कर रहे हो आप। हम डेप्रिसिएशन में पढ़ेंगे एसएलएम मेथड यूज कर रहे हैं हम, या डब्ल्यूडीबी मेथड यूज कर रहे हैं हम, ठीक है? डब्ल्यूडीबी मेथड यूज कर रहे हैं, किस तरीके का मेथड हम यूज कर रहे हैं, दैट विल डिपेंड ऑन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। सर्टेन अमाउंट इज डिडक्टेड और रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड की जाती, क्यों? एज ए चार्ज, चार्ज ही तो है पी एंड एल अकाउंट पे, प्रॉफिट पे, है ना? अप टू कब तक? जब तक यूजफुल लाइफ है उसकी, जैसे 5 साल थी तो हमने 5 साल तक काटा, ठीक है? ऑफ एन एसेट्स, किस लिए? टू रिकवर द अमाउंट ऑफ दैट एसेट्स, ताकि हम नई एसेट्स अगर हम लाएं तो उसका अमाउंट हमारे पास हो, और टू मेक द प्रोविजन टू परचेज दैट एसेट्स। सिंपल, ये मैं बता चुका हूं, है ना? और अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे तो ये है, डेप्रिसिएशन अप्लाई टू एक्सपेंसेस, जो हमने खर्चा किया है, बेसिकली इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ असेट्स, यानी कि 5 लाख की खरीदी तो इसी में 5 लाख रुपए में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे, है ना? विद यूजफुल लाइफ, सबको यूजफुल मतलब जब तक वो काम करने की अवस्था में है, ग्रेटर देन 1 ईयर। ऑफकोर्स 1 ईयर से ज्यादा होगी तभी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 1 ईयर से कम होगी तो क्या उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे, है ना? सो ए परसेंटेज ऑफ द परचेज प्राइस इज डिडक्टेड ओवर द कोर्स ऑफ द असेट्स यूजफुल लाइफ। तो इट इज ऑल अबाउट द डेप्रिसिएशन, राइट? अब अगर हम तीनों की कंबाइंड बात करें तो ये कह रहा है कि डीडीआर अकाउंटिंग टेक्निक्स, ये बेसिकली जो है अकाउंटिंग टेक्निक्स है, जिससे क्या हो रहा है, हम ग्रेजुअली जो है एक्सपेंस कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज को, यानी कि जो भी हमारी एसेट्स है, ठीक है, चाहे वो टेंजिबल है चाहे इंटेंजिबल है, तो हम उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और जो कम हो रही है अमाउंट, जितनी कम कर रहे हैं उतना हम पैसा बचा कर रख रहे हैं, ताकि जब हमारी एसेट्स खत्म हो जाए तो हम दूसरी एसेट्स ले आए। दिस इज द होल पर्पज ऑफ दिस डीडीए, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन आपको समझ आया होगा, आई होप। चलो आगे चलते हैं डिप्लेशन और अमोर्टाइजेशन समझने के लिए। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन भी बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह है, लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। जैसे टेंजिबल एसेट जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि टेबल हो गई, मशीन हो गई, फैन हो गया, all these things or these kind of things are tangible assets. But intangible assets, as we know, patent, trademark, copyrights और capital leases, license, etc. So जो rights है basically, है ना, जिनको क्या है ना, राइट मिलना, अधिकार होना किसी चीज का, सो वो बेसिकली क्या होता है, अमोर्टाइजेशन होता है। उन पे क्या लगता है? अमोर्टाइजेशन, उनको डेप्रिशिएट करने के लिए, कम करने के लिए। तो बेसिकली इट इज एप्लीकेबल ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। आई होप ये अभी आपको समझ आया होगा। नाउ ऑन द अदर हैंड इज डिप्रेशन। देखो ये एक फिक्स्ड एसेट्स है, ध्यान दो, ये एक फिक्स्ड एसेट्स है, हैं? इसका एक कॉर्नर टूट गया, क्या होगा? डेप्रिसिएशन।
एक कुआं है, ठीक है, इसके अंदर तेल भरा हुआ, लेट से डीजल है, पेट्रोल है, पेट्रोल लेट से धीरे धीरे उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, कम होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या हो रहा है, डिप्लेट हो रहा है, डिप्लेट कम हो रहा है, ठीक है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं हमारे, जैसे मैंने लिखा अभी ऑयल वेल हो गए, कोयल माइंस हो गई, या और किसी तरीके का हो गया, तो उनकी जो क्षति होती है, जो बेसिकली क्या हो रहा है, उनकी कमी होती है, उसको हम डिप्लेशन बोलते हैं, उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, ठीक है। तो जितने भी ये ऑयल्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, समुद्र वगैरह से निकाले जाते हैं, इनको एक्सप्लोर कर करके, तो उस पर क्या डिप्लेशन होता है, या माइंस हो गई, गोल्ड माइन हो गई, और इस तरीके की जो माइंस हैं इन पे क्या होता है, डिप्लेट होते हैं। डिप्लेट मतलब कमी होना, क्षति होना। कितनी सारी चीजें ऐसे हैं जो ज्यादा दिन रखने पर क्या हो जाती है, सूख जाते हैं, तो बेसिकली क्या हो गया, इस तरीके के नेचुरल रिसोर्स में डिप्लेशन हो गया, ठीक है। सो नाउ यू कैन आंसर एक्यूमुलेटेड डिप्लेशन क्या होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा। सो ऑफकोर्स दिस इज बेसिकली द टोटल, है ना। तो ये आपको समझ आया होगा। बाकी जब डेप्रिसिएशन का चैप्टर आएगा डिटेल में हम वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। चलो, असेट्स और बिल ऑफ असेट्स तो क्या ही बताऊं मैं। असेट्स ऑफ कोर्स टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, कोई भी छूने वाली चीज असेट्स होती है, ठीक है। और इंटेंजिबल राइट्स, मैंने पीछे ही बताया था कि राइट्स, अगर हमें राइट्स मिल जाते हैं तो हम क्या होता है, बेसिकली राइट्स जो मिल जाती है वो भी असेट्स होती है। लेट्स से अगर हमने एक लीज ली, लीज मतलब पट्टा लिया हमने, ठीक है, तो वो जो बिल्डिंग हमें मिली, वो बिल्डिंग हमारे नाम नहीं हुई, बल्कि उसको यूज करने का राइट हमें मिल गया, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक। जैसे हम रेंट पर रूम लेते हैं, तो रेंट पर रूम लेते हैं, हमारा थोड़ी हो जाता है वो रूम, हमारा रूम मतलब हमारे नाम नहीं होता, बल्कि उसको यूज करने के जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वो मिल जाते हैं। तो दैट इज बेसिकली ए काइंड ऑफ असेट्स, ठीक है, टीनेंसी राइट जिनको हम बोलते हैं। एनीवे, कमिंग टू अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो राइटिंग में होता है ऑफ कोर्स, है ना, जिसके अंदर एक अनकंडीशनल का ऑर्डर होता है जो मेकर के द्वारा होता है। मेकर बेसिकली यहाँ पे ड्रॉवर होता है, डी 2 पार्टी होती है बेसिकली, ड्रॉवर हम कह सकते हैं यहाँ पर, ड्रॉवर ठीक है। कई बार इस केस में जो है एंडोर्सर भी होता है, एंडोर्सर, ये आपको आगे पता चलेगा अभी, ठीक है। सो ड्रॉवर जनरली होता है, तो वो क्या करता है, जैसे मैंने पीछे एक एग्जांपल में बताया था, लेट से ए है और एक बी है। ए ने क्या करा है, गुड्स बेचा इसको, तो बी क्या कह रहा है, पैसे नहीं दे पा रहा, तो ए क्या करेगा, एक ऑर्डर लिखेगा, इस पे लिखेगा कि भैया मैंने आपको इतने रुपए का गुड्स बेचा है और ये पैसे आप मुझे इतने दिन तक दे दोगे। ये इसको देगा, ये इस पे साइन करके इसको दे देगा, तो ये क्या बन गया, ड्रॉई बन गया, है ना, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है इसको। हमने पीछे ही पढ़ा था ये पिछली से पिछली क्लास में, एक्सेप्ट करके बिल इसको दे दिया, और इसके पास जो है ये बी आर रहेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको बैंक ले जाएगा, बैंक से इससे डिस्काउंट करा लेगा और इसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। जब इसका टाइम हो जाएगा, जितना टाइम इसमें लगा था, ये बैंक जा करके पेमेंट कर देगा उसका, या बैंक को पेमेंट कर देगा, तो मैटर सोल्व हो जाएगा, ठीक है, सबका काम चल जाएगा। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके केस में इसको हम बी आर पढ़ेंगे, दैट इज बिल्स रिसीवेबल, और इसके केस में हम इसको बीपी पढ़ेंगे, दैट इज बिल्स पेबल्स। डिटेल में हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। बिल्कुल ही आसान चैप्टर है, अगर समझ में भी नहीं आया तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में मैं इसको समझाऊंगा वहां पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बोनस शेयर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बोनस शेयर्स बेसिकली जैसे कहते हैं बोनस, है ना, जब कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी प्रॉफिट देने के अलावा, प्रॉफिट जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के बेसिकली गाइस क्या होता है पता है, 2 तरीके होते हैं। एक प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट किसको करेंगे भैया, हम डिस्ट्रीब्यूट उनको करेंगे जिन्होंने अल्टीमेट पैसा लगाया। अल्टीमेट पैसा किसने लगाया, ओनर ने। ओनर कौन होते हैं, हमारे शेयर होल्डर होते हैं। तो जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड। अब सारा पैसा अगर हम डिविडेंड के रूप में बांट देंगे तो कंपनी में ग्रो कैसे होगी, तो कंपनी में हम कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, यानी कुछ पैसा हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, रिटेन्ड कर लेते हैं, रिटेन्ड, ठीक है। तो इसको हम पता है क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, जो हम दोबारा से बिजनेस में लगा देते हैं। रिटेन्ड अर्निंग नाम सुना होगा आपने, ठीक है। अब कहानी आ गई, कई बार ना हम इस प्रॉफिट को बांटते नहीं है, हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, जो हमारा कैपिटलाइज कर देती है, इस प्रॉफिट के बदले में क्या कर देते हैं, प्रॉफिट डिविडेंड नहीं दे रहे, हमको क्या कर दे रहे हैं, शेयर्स दे दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे हम पैसे नहीं ले रहे। जैसे दिवाली आई लेट्स से, तो हम उनको ना डिविडेंड देना नहीं चाह रहे, हालांकि टेक्निकली डिविडेंड की जगह शेयर्स नहीं दिए जा सकते, बट जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी चाहती है कि मैं अपने अपने शेयर होल्डर्स को मैं क्या करूँ, खुश करूँ, तो उसको रिवार्ड देने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करती है, शेयर दे देती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है शेयर। किसी को 2 शेयर है या 3 शेयर है, वो डिपेंड करेगा रेशियो क्या है, शेयर एक्सचेंज रेशियो। तो 3 शेयर के बदले में 1 शेयर दे दिया तो सारे लोग खुश हो जाएंगे जो शेयर होल्डर्स हैं कि यार फ्री में शेयर मिल गए, बस यही होता है।
रिवार्ड के रूप में। तो ये लिखा है शेयर्स विच आर इशूड फ्री टू द शेयर होल्डर्स, बेसिकली इट इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ द रिजर्व। ये बड़ी याद रखना, कैपिटलाइजेशन हो रहा है क्यों, क्योंकि हमने जो शेयर्स इशू करे हैं वो भी कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल बन गए, कैपिटल का पार्ट बन गए, वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि मार्केट में तो शेयर उतने ही रुपए का बिकेगा, दोनों शेयर चाहे बोनस शेयर हो या नॉर्मल शेयर हो, जितने रुपए का ओरिजिनल शेयर है हमारा, राइट। बुक वैल्यू कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज को बुकों में जितने रुपए की दिखाया जाता है उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू ऑफ एन आइटम एट विच it is recorded in the book or in the financials or in the books of accounts, so that is basically the book value। बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग को जब आप कहीं से पैसा लेते हो, लेट से एक ए है, और एक ए लिमिटेड है, और ये क्या है, पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो ए लिमिटेड ने ना, ए लिमिटेड इनसे पैसा लिया पब्लिक से। तो पैसा जब लेगी तो ये फ्री में तो देंगे नहीं, इतने सारे लोग, इन्हें भी तो कुछ चाहिए, इन्हें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो ये क्या देगी, इसे इंटरेस्ट देगी। तो कंपनी को तो ये इंटरेस्ट की क्या पड़ गई, कॉस्ट पड़ गई ना। तो ये बेसिकली क्या है, बोरोइंग कॉस्ट हो गई, दिस इज नोन एज बोरोइंग कॉस्ट। तो इंटरेस्ट या फिर अदर कॉस्ट जो होगी दैट हैज बीन इनकर्ड बाय द कंपनी इज नोन एज बोरोइंग कॉस्ट। अब एक चीज मैंने यहाँ पे फर्म लिखा है, एंटरप्राइजेस लिखा है, कंपनी लिखा है, कंसर्न लिखा है, एंटिटी लिखा, और भी बहुत नाम है। ये गाइड ना आपकी बुक्स में ऐसे यूज किया जाएगा। यहाँ फर्म अगर लिख रहा है तो ये बिजनेस की बात कर रहा है, ये इसको बिजनेस भी बोलते हैं हम, बिजनेस भी बोल सकता है वो। ये जनरल टर्म है जो कुछ भी यूज किया जा सकता है इंटरचेंजेबली। एंटिटी, कंसर्न, बिजनेस, कंपनी, एंटिटी, फर्म। यहाँ पर फर्म और कंपनी अलग अलग ट्रीट नहीं कर रहे, जनरल सेंस में लिखा हुआ। अदरवाइज हम देखेंगे तो फर्म पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से, कंपनी कंपनीज एक्ट के हिसाब से, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बट अपनी बुकों में आप सीए फाइनल तक क्वेश्चंस में फर्म, कंपनी ये सब लिखोगे, इसका मतलब सिर्फ बिजनेस कंसर्न एक एंटिटी, दैट्स इट, राइट। आगे चलते हैं, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स की बात करते हैं। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। भाई एक बात बताओ, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या करा, ए लिमिटेड ने क्या करा, इस पब्लिक से जो है पैसा उधार लिया, इधर इस हाथ पैसा आ गया, ये भी तो इसको उसको कुछ देगी ना, इसको इंटरेस्ट के अलावा क्या देगी। जिस टाइम इन्होंने पैसा लिया इससे, यहाँ देखो ये लिमिटेड है और ये मान लो ए बी सी डी ई एफ जी, ये कुछ बंदे हैं, इन्होंने इसको पैसा दिया, एक हाथ पैसा चला गया, तो ये भी तो इसको कुछ देंगे। ये क्या देंगे, ध्यान दो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये सबको एक एक पेपर देंगे जिसको बोलेंगे हम एक्नोलेजमेंट। किस बात की एक्नोलेजमेंट, कि हाँ हमने पैसा लिया है आपसे। इस पर ऊपर कंपनी का नाम होगा, ध्यान से देखना, इस पर ऊपर कंपनी का नाम होगा और यहाँ पे लिखा होगा कि वी हैव टेकन दिस मच ऑफ अमाउंट फ्रॉम, और यहाँ ब्लैंक वो होता है, नाम भर देंगे ए बी सी डी ऐसा, ठीक है। तो लिया इतने रुपए इनसे लिए हैं, और ये पैसा हम इतने दिनों बाद इनको पे कर देंगे, और जब तक पे नहीं करेंगे तो इतने रुपए का ब्याज देंगे हम, ठीक है, फिक्स ब्याज होगा। और यहाँ पर क्या होता है, कंपनी की सील लग जाती है और डायरेक्टर्स के साइन हो जाते हैं। लो साहब, ये बन गया आपका डिवेंचर। ये क्या बन गया, डिवेंचर बन गया। ये समझ आई कहानी। इस पर लिखा रहता है कि हमने इतने रुपए इनसे लिए हैं और इतने दिन बाद इसको पे कर देंगे, और जब तक पे नहीं करेंगे हर साल इतने रुपए का ब्याज देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, जो अथोराइज डायरेक्टर, उन्होंने साइन कर दिया, कंपनी की सील लग गई, जो कॉमन सील होती है, ऊपर कंपनी का नाम लेगा और जी इसको दे देंगे। दैट हैज बिकम बेसिकली डिवेंचर या बॉन्ड। दोनों एक ही होते हैं, इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। जब आप हायर क्लास में आओगे तब हम इनका जो माइन्यूट डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे, बट बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर सेम इन नेचर, डेट इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज इट, ठीक है। आगे चलते हैं। डिवेंचर कई तरीके के होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हो गया, पार्टिसिपेटिंग नॉन कन्वर्टेबल हो गया, रिडीमेबल, नॉट रिडीमेबल, बियरर्स, रजिस्टर्ड, ये बहुत टाइप के होते हैं, तो हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे। आगे कॉल्स की बात करते हैं। जब कंपनी क्या करती है, पैसा रेस करती है, तो जनरली पैसा रेस करती है पब्लिक से, तो जनरली सारा पैसा एक साथ नहीं लेती। वो क्या करती है, कुछ एप्लीकेशन पे लेती है, कुछ अलॉटमेंट पे लेती है, और उसके बाद का पैसा जो होता है वो होता है कॉल्स, ठीक है। तो जब अनपेड अमाउंट होती है, अनपेड, जैसे 10 रुपए का शेयर है लेट से, तो 1 रुपया तो मांगा, चलो मान लो एप्लीकेशन पे मांगा उसने, 2 रुपए उसने अलॉटमेंट पे मांगे, 3 रुपए उसने फर्स्ट कॉल पे मांगे, और 4 रुपए उसने फाइनल कॉल पे मांग लिए। तो ये जो पैसा है, ये वाला जो पैसा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स बोलते हैं। तो जब भी कंपनी इस पैसे को मांगने के लिए 3 रुपए या 4 रुपए या पूरे के पूरे मांगने के लिए रिक्वेस्ट करती है, ऑर्डर ही करेगी एक तरीके से शेयर होल्डर से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स बोलते हैं। ए डिमांड रेज बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर फॉर कॉलिंग और फॉर डिमांडिंग द रिमेनिंग अमाउंट पेबल ऑफ द शेयर्स और डिवेंचर आफ्टर द अलॉटमेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉटमेंट के बाद ऑफ कोर्स। कैपिटल ऑफ कोर्स जो भी अमाउंट उसने कंपनी में लगाई गई है या उसके बिजनेस में उसके ओनर के द्वारा लगाई गई है, दैट इज नोन एज कैपिटल। गाइस ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं मैंने टर्म्स, ये कोई टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं है। कैपिटल असेट्स कुछ भी नहीं है, असेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट,
ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया तो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट असेट्स, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो सेल के लिए नहीं है, जो कन्वर्जन के लिए नहीं है, कंज्यूमशन के लिए इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। अब देखो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ना बार बार आएगा, इसमें मैं बता दूं। जैसे मान लो मेरी सोने की दुकान है, गोल्ड की दुकान है, जब मैं कोई भी गोल्ड खरीदूंगा, कुछ भी गोल्ड खरीदता हूँ बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए, तो वो क्या होगा, ऑर्डिनरी कोर्स में खरीदा है मैंने, तो वो मेरे लिए गोल्ड क्या हो गया, यहाँ पे गुड्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक मैं फ्रिज खरीद लेता हूँ, लेट्स से फ्रिज खरीद लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो गई, वो असेट्स हो गई कि नहीं हो गई, असेट्स हो गई। लेकिन अगर मेरी फ्रिज की दुकान है, ध्यान दो, फ्रिज की दुकान है, फ्रिज खरीद रहा हूँ मैं बहुत, है ना, 1 2 या 10 जितने भी, तो मेरे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या गोल्ड का कुछ खरीद ले रहा हूँ, छोटा पूजा करने के लिए टेम्पल खरीद ले रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरे लिए असेट्स हो गए। समझ रहे हो डिफरेंस? यानी अगर मैं गोल्ड का काम कर रहा हूँ तो गोल्ड मेरे लिए गुड्स हो गया, फ्रिज का काम कर रहा हूँ तो फ्रिज मेरे लिए गुड्स हो गया, और कोई असेट्स अगर लेता हूँ मैं जिसमें बिजनेस कर रहा हूँ उसके अलावा, तो वो क्या हो जाती है, मेरी असेट्स हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिजर्व, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, अगर हमने जो भी पैसा डिप्लॉयड किया है, एम्प्लॉयड मतलब लगाया हुआ है, जो भी हमने पैसा लगाया हुआ है एंटरप्राइजेज में, और किस चीज में, फिक्स्ड एसेट्स में लगाया हुआ हमने, इन्वेस्टमेंट में लगाया और वर्किंग कैपिटल में लगाया, दैट इज बेसिकली नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। कहानी समझ आई? यानी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये भी बोल सकते हैं हम। और वर्किंग कैपिटल का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल। आई होप यू गॉट इट। कैपिटल रिजर्व, जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से ना हम धीरे धीरे जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है उससे एक रिजर्व बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम जनरल रिजर्व, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व। यानी जनरल रिजर्व इज दैट रिजर्व विच इज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है, इससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। यानी ऐसा रिजर्व जिससे जो फ्री है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व। लेकिन ऐसा रिजर्व जिससे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। रिजर्व दैट इज अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड is known as general reserve, but reserve which is not free for the distribution of dividend is known as capital reserve. I hope you got it. आज की वीडियो में इतना ही गाइस आज भी मैं इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सका, लेकिन मैं इसको अगले टर्न पे नहीं लेकर के जाना चाहूँगा। मैं अगला जो टर्न होगा हमारा परसों, हम दूसरा चैप्टर लेंगे, लेकिन इससे पहले ही मैं बीच में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जो रिमेनिंग पोर्शन की है, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, मैं आपका दूसरी क्लासेस के लिए नहीं लूँगा, मैं अपने अलग से टाइम निकाल करके इस वीडियो को बना दूंगा जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, ताकि आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाए। और आगे से ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि गाइस पीपीटी बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, सो इसलिए कम पोर्शन कवर हो पा रहा है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट इन एवरी पॉसिबल वे। एंड हमने एक जो है ग्रुप जो है डिस्कशन के लिए भी बनाया है टेलीग्राम पे जिसका जो लिंक है वो उसमें शेयर कर दिया गया है ऑलरेडी। मैं एक बार फिर शेयर कर दूंगा। तो जो भी हमारी डेली की पढ़ाई चल रही है उससे रिलेटेड अगर कोई भी किसी को डाउट है तो आप उसमें पूछेंगे और मैं उसका आंसर करूंगा, और आपस में भी आप आंसर्स कर सकते हो, ठीक है। बट कोशिश करें कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड हो, यानी कि जो पीछे का भी पढ़ा दिया गया उसी से भी रिलेटेड हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 90 दिन है हमारे पास हमारा पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए। 5वां दिन आज हमारा था, तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और आउट ऑफ द यानी कि जो मैंने नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चंस वहाँ पे ना पूछे, क्योंकि मैं उसको लिंक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स होंगे तो जब मैं आपको डाउट बताऊंगा तो मैं उनसे लिंक करके बताऊंगा, तो आपके लिए भी समझना ईजी रहेगा, मेरे लिए भी समझाना ईजी रहेगा। सो मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वही क्वेश्चन पूछे जो सिलेबस में पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि अगर आप 15 दिन 20 दिन बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सिलेबस हो जाएगा काफ़ी कुछ डिस्कस करने के लिए। बट यस, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई डाउट ना रहे, क्योंकि जब मैं टेस्ट लूँगा संडे के दिन आपका मैथ का और अकाउंट्स का, तो आप अच्छे हों उसके अंदर। इसलिए अभी कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस ऑन दैट ग्रुप रिलेटेड टू व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, एंड आई विल try my level best to respond each and every query which you will pose over there, right? So thank you so much. Good night.